नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, 2025 में रेलवे के द्वारा एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम होने वाली है और आप में से जिस भी बच्चे ने रेलवे एनटीपीसी का अगर फॉर्म भर रखा है, तो उसे ये वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ 30 दिनों के अंतर्गत रेलवे एनटीपीसी 2025 की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैं एक अच्छा स्टडी प्लान बताने वाला हूँ और यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो जिस भी बच्चे ने देख लिया उसको 100% सफलता मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको रेलवे एनटीपीसी 2025 के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको डे वाइज पूरा प्लान बताऊंगा कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है। हमको बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करे थे और हमको बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर कोई एक ऐसा स्टडी प्लान लाइए जिससे हम 1 महीने के अंतर्गत अच्छी तैयारी कर पाए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि 30 दिन की अगर तैयारी में सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे जो एक एक साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका क्या होगा, उनका क्या सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक साल से, दो दो साल से, पाँच पाँच साल से भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कुछ बच्चे 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2019 में भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आया था, तब से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो बच्चे भी जो 2025 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होना है वो बच्चे भी बैठेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैं यहाँ पर आपको एक स्टडी प्लान बताने वाला हूँ, जो मैंने पूरा एक स्टडी प्लान बनाया है 30 दिनों का, ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है। होता क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं 5-5 साल से, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि एक बार व्यवस्थित तैयारी हो जाए। तो ये जो 30 दिनों का प्लान है दोस्तों, 30 डेज स्टडी प्लान, इसमें मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से बताया है कि आप ये मान के चलिए कि अगर किसी बच्चे की तैयारी जीरो लेवल पर है, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं, बिल्कुल जीरो से, जीरो लेवल पर है, उसको कुछ भी नहीं पता है। अगर सब कुछ पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो वो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर सकता है। तो इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है कि ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, या फिर जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं लिया है, या फिर अगर आप बहुत कम समय में एक अच्छा बेसिक अपना बेस तैयार करना चाहते हैं रेलवे की परीक्षाओं के लिए। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये बताऊंगा, आपको कितना पढ़ना है ये बताऊंगा, क्या पढ़ना है, ये पूरी चीजें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए आपको देखना है, बिल्कुल बारीक से बारीक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को और पूरा ध्यान लगा के देखना है। और हो सके तो आप एक पेपर, एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन भी ले लीजिए, जिसमें आप नोट डाउन भी करते जाएं कि आपका स्टडी का प्लान कैसा रहना। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हमने हर बारीक चीज़ों को इसमें कवर किया है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए हमने कम से कम 1 महीने का समय लिया है। 1 महीने का हमने पूरा एक स्टडी प्लान तैयार किया है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम वन बाय वन करके डे वाइज में आपको बताऊंगा कि आपको किस दिन किस टॉपिक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन मैं आपको डे वाइज बताने से पहले एक चीज क्लियर बताना चाहता हूं कि जो बच्चे नए आए हैं या फिर जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता देता हूं। अगर आपको रेलवे की परीक्षा में सफलता चाहिए तो आपको 3 चीजों पर अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी। फर्स्ट हो गया आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मतलब अपन बोलते हैं उसको मैथ्स, ठीक है ना। एप्टीट्यूड आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या पढ़ना है डे वाइज पूरा बताऊंगा। अब मैं आपको भी डे 1, 2, 3 ऐसे करके पूरा मैं आपको डे 60 तक बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज होती है दोस्तों आपकी रीजनिंग।
रीजनिंग भी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आएंगे, CBT 1 CBT 2 सब क्लियर करूंगा, पूरी चीज डिटेल में बताऊंगा, डे वाइज प्लान भी बनवाऊंगा अभी ना। तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज हो गई आपकी रीजनिंग। तीसरी चीज होती है आपकी GK, GS एंड करंट अफेयर्स, ठीक है ना। ये तीन चीज जिसकी अच्छी है, समझ लीजिए उसने रेलवे का एग्जाम निकाल लिया। एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है उसको एग्जाम निकालने के लिए वो बताऊंगा मैं आपको अब। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, और GK GS एवं करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बताऊंगा। ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको बहुत ऊपर ऊपर से बता दिया है कि किन तीन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अब जो ये एग्जाम इसका पैटर्न होता है, थोड़ा सा आप समझिए एग्जाम का पैटर्न, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर 3 स्टेज में एग्जाम होता है। सॉरी, मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 स्टेज में होता है। तीसरा स्टेज उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे किसी स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई सी टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, या फिर आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप गुड्स गार्ड, मतलब कुछ कुछ एग्जाम्स रहती हैं, कुछ कुछ पोस्ट रहती हैं जिनके लिए आपको स्टेज 3 का भी एग्जाम देना पड़ता है। गुड्स गार्ड में तो नहीं होता है, स्टेशन मास्टर में होता है, टाइपिंग वाली एग्जाम में होता है। स्टेशन मास्टर में आपका साइको का टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट आपका जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट कम असिस्टेंट इस तरह की पोस्ट होती है, उनमें होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर CBT 1 का एग्जाम होता है दोस्तों, CBT 1। इसके बाद होता है आपका CBT 2 का एग्जाम, ठीक है ना। CBT 1 और CBT 2 को आप ध्यान से समझिए कि जो CBT 1 का एग्जाम है उसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स। अगर बात की जाए एप्टीट्यूड की दोस्तों, तो एप्टीट्यूड से आपके 30 MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बात की जाए अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग से आपके 30 MCQ पूछे जाते हैं। और अगर बात की जाए GK GS और करंट अफेयर से, तो यहाँ पर आपके 40 MCQ आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह CBT 1 में, RRB NTPC CBT 1 में आपके टोटल 100 MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 MCQ, 100 नंबर का। अगर बात की जाए टाइम की, तो टाइम यहाँ पर आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। आपको कितना मिलता है? 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। अगर बात की जाए इसके लेवल की, पेपर का लेवल CBT 1 का, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड में ये मान के चलिए कि आपको 30 में से 25 मार्क्स आसानी से आप ला सकते हैं, अगर आपने मेरे बताए हुए पैटर्न से अगर आपने तैयारी करी। ये 30 डेज का ही बता रहा हूं मैं आपको। अगर 30 दिन का मैं आपको अभी पूरा बताने वाला हूं कि डे 1 को आपको क्या करना है, डे 2 को आपको क्या करना है, जो डे वाइज में भी आपका प्लान बनवाऊंगा ना, अगर उसके बेस पे अगर किसी ने तैयारी कर ली तो समझिए कि आप आसानी से एप्टीट्यूड में 25 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, 25 तक। रीजनिंग में भी मैं आपको गारंटी देता हूं 25 प्लस मार्क्स की। और GK GS और करंट अफेयर्स में आपकी मेहनत के ऊपर है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर है। 30 से लगाकर 35 नंबर तक आप आसानी से ला सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि अगर इस पैटर्न को फॉलो कर लिया, 30 डेज स्टडी प्लान को अगर फॉलो कर लिया आपने, तो CBT 1 में आप आसानी से 80 से 85 मार्क्स ला सकते हैं। और आप उठा के देख लीजिएगा 2019 का, जो 2019 का जो पेपर हुआ था NTPC का, उसमें अगर जिस भी बच्चे के 80 से 85 नंबर आ रहे थे, सभी जोन में, मैक्सिमम जोन्स में CBT 1 सभी का क्लियर हो गया था, क्योंकि 20x बच्चों का सिलेक्शन इसमें किया जाता है। तो अगर 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा तो आसानी से, अगर आपके मार्क्स 80 प्लस आ रहे हैं, तो आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। एक और चीज यहाँ पर कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है CBT 1, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग की बात की जाए तो माइनस मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है ना। ये बहुत डेंजर माइनस मार्किंग होती है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा CBT 1 का पैटर्न, जिसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 नंबर का होता है, 90 मिनट होते हैं। अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप आसानी से CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर बात की जाए CBT 2 की, देखिए CBT 2 पे मैं भी इतना फोकस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी CBT 1 को निकालना। जो ये डे वाइज में प्लान बनवा रहा हूं, ये डे वाइज प्लान उन बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि हम CBT 1 क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ये डे वाला प्लान ले लिया पूरा 30 डेज का, अगर आपने प्लान कंप्लीट कर लिया,
30 दिन का स्टडी प्लान, तो आप CBT 1 आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये CBT 2 के लिए नहीं है ये वाला डे वाला प्लान, लेकिन मैं आपको CBT 2 का एक छोटा सा पैटर्न बता देता हूँ जहाँ पर क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर आपके एप्टीट्यूड के 35, रीजनिंग के आपके 35 और GK GS और करंट अफेयर्स के आपके 50, मतलब टोटल 120 नंबर का पेपर होता है CBT 2 का, ठीक है ना। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब आपका CBT 1 का एग्जाम चालू हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हमारा अभी फोकस है पूरी तरह से CBT 1 आपका एग्जाम निकलवाना। तो डे वाइज प्लान बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता था कि CBT 1 का क्या पैटर्न है, CBT 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, CBT 1 में कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अब हम डिटेल में 1 बाय 1 करके डे वाइज हमारा स्टडी प्लान समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हमारा डे 1 होता है। डे 1 को आपको क्या करना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, कितना समय देना है। देखिए एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताने से चूक गया डे वाइज प्लान बताने से पहले, कि आपको कितना समय देना है, कितना समय देना है, मतलब पढ़ाई को आपको समय कितना देना है, कितना समय देना है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये आपको कितना समय देना है ये मैं आपको डेली, मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप स्टडी आपकी स्टार्ट करेंगे, 30 दिन के प्लान पर आप काम करेंगे। तो मैं अगर बोलूं तो आपको सफिशिएंट है डेली आपको 10 घंटे का समय आपकी स्टडी को दे रहा है। देखिए आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि 10 घंटे तो बहुत कम है, हम तो 14 घंटे भी दे सकते हैं, 16 घंटे भी दे सकते हैं, 18 घंटे भी दे सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल मना करूंगा कि आप इस पर बिल्कुल भी ना जाएं। आप 10 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी समय ना दें। क्यों ना दें? क्योंकि आपके पास 10 घंटे अगर आप समय दे रहे हैं तो 24 में से अगर 10 घंटे समय दे दिया तो आपके पास सिर्फ 14 घंटे बचे। अब 14 घंटे में करना क्या है आपको, वो भी मैं बता देता हूँ। आपको मिनिमम 8 घंटे सोना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं मिनिमम 8 घंटे सोने का? क्योंकि जब आप अपने माइंड का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे 30 दिनों में, ये 10 घंटे अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये आपको ईमानदारी से 10 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, किताब उठा के बैठ गए, 1-2 घंटे के लिए किताब उठा के बैठ गए हैं और उसमें से आपने आधा घंटे सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की है और 1.5 घंटा आपने रील्स देख ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या फिर यूट्यूब चला लिया, आपको यूट्यूब सब बंद करना पड़ेगा। मुझे बताऊंगा आपको किस तरह से स्टडी करनी है। आपको बुक्स की मदद लेनी है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट के लिए आप यूट्यूब देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे 10 घंटे में से 2 घंटे निकाले तो 30 मिनट आपने सिर्फ पढ़ाई की, वो भी सिर्फ आपने खाना पूर्ति की है, और 1.5 घंटे आपने मोबाइल चलाया, सोशल मीडिया चलाई, या फिर कुछ भी आपने XYZ जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर आपने टाइम वेस्ट किया। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पूरा ईमानदारी से 10 घंटे यूज़ करना है अपने, तो आपको 8 घंटे की प्रॉपर नींद भी लगेगी, क्योंकि आप यहाँ पर अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़, 8 घंटे के बाद सिर्फ आपके पास 6 घंटे बचते हैं। तो 6 घंटे भी आपको क्या क्या करना है, जिसमें आपको अच्छा एक एक्सरसाइज करना होगी, योगा करना होगा, आपको थोड़ा सा गेम्स स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना होगी। ये एक्टिविटी इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप जब ये 30 दिन का प्लान फॉलो करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर अपने साथ साथ ये चीज़ भी करने लग गए ना, तो समझिए कि आपका जो आउटपुट है वो बढ़ के आएगा। आप 10 घंटे भी अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके 20 घंटे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कितना समय देना है, ये मान के चलिए कि आपको डेली 10 घंटे का समय स्टडी को देना है, और 14 घंटे बचते हैं, 8 घंटे सोने को देना है, और 6 घंटे में आपको आपकी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जितना भी आपको करना है, एंजॉयमेंट, आपको यूट्यूब देखना है, रील्स चलाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाना है, वो 6 घंटे में आप कर लीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को छोड़ना है, आपको इन चीज़ों को कम समय देना होगा। आपको समय किसको देना होगा? अपनी स्टडी को देना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम डे वाइज स्टार्ट करते हैं। अब हमको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कितना पढ़ना है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहले दिन आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पहले दिन की अगर बात की जाए तो पहले दिन में यहाँ पर आपको 3 सेक्शन बना लेता हूँ दोस्तों। 3 सेक्शन इसलिए क्योंकि एक एप्टीट्यूड एक हो गया आपका रीजनिंग, और एक हो गया आपका जीके जीएस, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब हम डे वाइज देखेंगे कि डे 1 को आपको क्या पढ़ना है, डे वाला। तो अगर बात की जाए दोस्तों डे 1 की, तो डे 1 को आपको एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है एप्टीट्यूड का दोस्तों, नंबर सिस्टम।
नंबर सिस्टम, यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं और 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 या फिर हो सकता है कि 10 क्वेश्चन तक, आपके ऊपर, समय के ऊपर है, आपको जितना समय दे पाए 10 क्वेश्चन यहाँ पर एप्टीट्यूड के नंबर सिस्टम टॉपिक से करना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम आता है। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको एनालॉजी टॉपिक से अच्छे से कंसेप्ट इसके कंप्लीट करना है, एनालॉजी टॉपिक के, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करना है। बात की जाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब भारत का इतिहास यहाँ पर आपको पढ़ना है, भारत का इतिहास और साथ में फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित टॉपिक को यहाँ पर कवर करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डे 1 का प्लान, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, एनालॉजी और यहाँ पर भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं और ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब बात आती है दोस्तों डे 2 को, तो डे 2 को आपको एप्टीट्यूड के अंतर्गत डेसिमल से संबंधित टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको अल्फाबेट सीरीज कंप्लीट करनी है, अल्फाबेट सीरीज कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आपको यही चीज, भारत का इतिहास और फ्रीडम स्ट्रगल, यही चीज कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये चीज एक दिन में आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसको हम 2 दिन देंगे। भारत का इतिहास और फ्रीडम स्ट्रगल को हम कितना देंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल को 2 दिन का समय यहाँ पर देंगे। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों डे 3 की। अगर बात करें डे 3 की दोस्तों, तो तीसरे दिन हमको एप्टीट्यूड के अंतर्गत फ्रैक्शन टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। आप बुक अपनी कॉपी में भी नोट करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक के नाम। अभी मैं क्या होगा कि इस वीडियो के बाद एक सिंगल वीडियो भी हर दिन का बनाऊंगा, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। उस पर भी हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में कि आपको क्या पढ़ना है, पूरा कंप्लीट सभी टॉपिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस, सारे सब्जेक्ट का बताने वाला है कि किस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक को हमको किस दिन पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद रीजनिंग में अगर बात की जाए तो कोडिंग एंड डिकोडिंग को देखना है, और इसके अंदर जीके जीएस में आपको देखना है मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, स्मारक और भारत के स्थान, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, ये देखना है आपको, भारत के स्थान और स्मारक। अगर बात की जाए डे 4 की, तो डे 4 में आपको एप्टीट्यूड के अंतर्गत एलसीएम एंड एचसीएफ देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। इसके बाद आपको रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्या देखना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट करना है और इसके क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन के समथिंग सभी में करना है, ठीक है ना। अगर बात की जाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स में, तो यहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया देखना है, क्या देखना है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो ये 4 दिन का पूरा हो चुका है। अब हम 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं कि 5वें दिन आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्टीट्यूड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रीजनिंग, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जीके जीएस, ठीक है ना। अगर बात की जाए डे 5 की, तो डे 5 को आपको एप्टीट्यूड के अंतर्गत परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, परसेंटेज, ठीक है ना। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, कौन सा टॉपिक करना है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आपको यहाँ पर जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस टॉपिक देखना है। देखिए जीएस का भी बहुत ही जो साइंस होता है वो रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसको भी हम 2 दिन देंगे। डे 6 को भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, जनरल साइंस और लाइफ साइंस को, ठीक है ना। और यहाँ पर डे 6 की अगर बात की जाए एप्टीट्यूड में, तो आपको रेशो एंड प्रपोर्शन देखना है। साथ में रीजनिंग में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखना है। अगर जीके जीएस में बात की जाए तो वो आपको साइंस, लाइफ साइंस कंटिन्यू रखना है, जनरल साइंस और लाइफ साइंस यहाँ पर कंटिन्यू रखना है।
डे 7 की बात की जाए तो डे 7 में एप्टीट्यूड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्या देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। और डे 8 में भी ये कंटिन्यू रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जो 2 दिन मैंने इसको रखा है इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये जो टॉपिक है रेलवे की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी टॉपिक होता है एप्टीट्यूड पे, और इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल भी थोड़ा हायर होता है और क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा होती है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रेलवे बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 2 दिन आपको कंटिन्यू रखना है एप्टीट्यूड का ये वाला टॉपिक, 7वें और 8वें दिन प्रॉफिट एंड लॉस। रीजनिंग में अगर बात की जाए 7वें और 8वें दिन की, तो ब्लड रिलेशन आपको 7वें दिन कंटिन्यू करना है। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सिंपल टॉपिक है। और दूसरी चीज है दोस्तों, 8वें दिन आपको सिलोजिज्म, सिलोजिज्म आपको टॉपिक पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे की दृष्टि से। बात की जाए 7वें और 8वें दिन जीके जीएस में, तो 7वें दिन आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है, और 8वें दिन आपको इंडियन लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है, इंडियन लिटरेचर, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। तो ये 8 दिन का पूरा अभी शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है हमारा। 8 दिन तक हमको क्या कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों 9वें दिन की। डे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डे यहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस। डे 9 की बात की जाए तो डे 9 को हमको जो एप्टीट्यूड है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये वाला भी, रेलवे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। रीजनिंग में बात की जाए तो इस दिन हमको वीन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वीन डायग्राम। और जीके जीएस की बात की जाए तो इसमें हमको यूनाइटेड नेशन एंड इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एंड इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं विश्व में उनसे संबंधित क्वेश्चन और यूनाइटेड नेशन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन से। तो ये 9 दिन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। 10वें दिन अब हमको कुछ पढ़ना नहीं है। हमको करना क्या है 10वें दिन, ये समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा 10वां दिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि पिछले 9 दिनों में हमने जितना पढ़ा है वो आपको 10वें दिन यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो ये 10वां दिन पूरी तरह से हम दे रहे हैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देना है। किस चीज के देना है? जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं एप्टीट्यूड के अंदर का कौन कौन से बताए हैं, तो आपका नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, साथ में आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया। तो ये जो 8-9 टॉपिक बताए हैं इनके सभी के आपको छोटे छोटे टेस्ट देना है, 10 से 15 क्वेश्चन के। ठीक है ना, ये दिन भर आपका ये काम है। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आप आसानी से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। रीजनिंग में भी आपको यही करना है। इस दिन जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं लाइन से सुन लीजिए। एनोलॉजी हो गई, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म और वीन डायग्राम। ये 9 टॉपिक बताए मैंने आपको। इनके आपको छोटे छोटे मॉक टेस्ट देना है, 15-15, 10-10, 15-15 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आपको जो भी क्वेश्चन टफ लगे या फिर ऐसा लगे कि यार इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, आपको इसकी एक नोटबुक भी मेंटेन करनी है, दोनों एप्टीट्यूड और रीजनिंग की, जिसमें आप नोट करते चलेंगे। और यही नोटबुक आपको जब एग्जाम आएगी उसके 4-5 दिन पहले बहुत काम आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात बताई है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको छोटे छोटे से जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं यार ये डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो इस तरह आपको ये दोनों जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग है पिछले 9 दिनों के आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाने हैं। बात की जाए जीके जीएस और करंट अफेयर्स में इस दिन क्या करना है, तो आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर समय है तो जितना आपने पिछले 9 दिनों में पढ़ा है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एक अच्छा रिवीजन करना होगा। तो ये आपका पूरा 10 दिन का शेड्यूल हो गया। 9 दिन तक आपको बहुत ही दम से स्टडी करनी पड़ेगी, किन किन टॉपिक की करनी पड़ेगी, कितना कितना पढ़ना पड़ेगा ये बता दिया है। और 10वें दिन आपको अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। 10वें दिन तो 100 से आपको 150 मॉक टेस्ट, 100 से 150 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के करेंगे आप, और 100 से 150 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। और जितना पढ़ा है आपने 9 दिनों में जीके जीएस का वो आपको रिवीजन
करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों डे 11 से। डे 11 को आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ अब, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत ही आराम से और पूरा वीडियो अच्छे से बता रहा हूँ, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक दिन महत्वपूर्ण है। चलिए बात की जाए अगर डे 11, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं हमारे एप्टीट्यूड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क रेलवे का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है और 2019 में CBT 2 में इससे बहुत ही घुमा कर क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। बात की जाए रीजनिंग के, रीजनिंग में हमको करना है यहाँ पर उस दिन जंबलिंग से संबंधित। देखिए हम हर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको रेलवे में नहीं मिले, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन वहां पर पूछ लिए गए, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, और आपने तैयारी नहीं करी, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जीके जीएस की बात की जाए तो फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। हमको भारत की इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी इस दिन। भारत की, इंडिया की इकोनॉमी और ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन देखना है, और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी हमको देखना है, ठीक है ना। और ये हम दोस्तों 12वें दिन भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। अभी डे 12 में आपको ये कंटिन्यू रखूंगा। 12वें दिन की अगर बात की जाए एप्टीट्यूड में, तो आपको वर्क वेजेस एंड इफिशियंसी टॉपिक देखना है। कौन सा? वर्क वेजेस एंड इफिशियंसी। ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेलवे में इसके द्वारा, ठीक है ना। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पर देखनी पड़ेगी। एनालिटिकल रीजनिंग के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे। जीके की बात की जाए तो जीके में आपको यही कंटिन्यू रखना है, आपको इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड यहाँ पर टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे आप। 13वें दिन की बात की जाए 13 डे, तो 13वें दिन आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक देखना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था एप्टीट्यूड में, ठीक है ना। यहाँ पर बात की जाए रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको एनालिटिकल रीजनिंग ही कंटिन्यू रखना है 13वें दिन भी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये एनालिटिकल रीजनिंग, तो जितने भी टॉपिक आते हैं इसको कंटिन्यू करना है हमको। अब बात की जाए यहाँ पर जीके में, तो जीके में आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है। देखिए यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, 2 दिन तक आपने चलाया था। अब आपको पॉलिटी भी अपने जो रूटीन है, शेड्यूल है, उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। पॉलिटी वाले क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे, और इसको भी हम 2 दिन तक कंटिन्यू करेंगे। 14वें दिन की बात की जाए तो 14वें दिन हमको एप्टीट्यूड में ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे का। ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम, इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये टॉपिक आपको 15वें दिन भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए जीके जीएस में, तो यहाँ पर जो पॉलिटी स्टार्ट करी थी, इसको भी हमको 14वें दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। 14वें दिन पे पॉलिटी हमको स्टार्ट करने का। पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दिए, ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिए, इकोनॉमी हमने स्टार्ट कर दिए। तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत बड़े बड़े भी है, इसलिए आपको थोड़ा सा इनको समय भी ज़्यादा देना होगा। अब बात करेंगे दोस्तों हम डे, यहाँ पर लिख लेता हूँ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके। डे 15 की बात करेंगे। डे 15 को हमको क्या पढ़ना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अंतर्गत VIMP टॉपिक 2019 में बहुत ज़्यादा CBT 2 में भी क्वेश्चन आए थे और CBT 1 में भी क्वेश्चन आए थे सब जगह। और बहुत ज़्यादा CBT 2 का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को घुमाया गया था। CBT 1 में तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इस टॉपिक को तैयार ऐसे करना है कि CBT 2 में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 15वें दिन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट इसलिए कंटिन्यू करवा रहे हैं 2 दिन, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं और थोड़े क्वेश्चंस लेंदी भी होते हैं। आपको प्रैक्टिस की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर सर्कुलर और स्क्वायर दोनों तरह के सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना है। देखिए सर्कुलर भी होते हैं कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, और कुछ होते हैं स्क्वायर, स्क्वायर में बिठाया जाता है। तो दोनों तरह के आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करना होंगे। 15वें दिन अगर बात की जाए जीके में, तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एंड इंडियन करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल एंड इंडियन करंट इवेंट्स मतलब थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारतीय स्तर पर क्या क्या घटनाएं, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, ये आपको
स्टडी करना होगी। अब बात करते हैं हम दोस्तों डे 16 की। अगर डे 16 की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 16वें दिन एप्टीट्यूड के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट भी VIMP है। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नोट करते जाइएगा, बहुत 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में बात की जाए तो रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट ही कंटिन्यू करना है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर आपका लीनियर एंड डबल लाइनअप वाले, लीनियर एंड डबल लाइनअप वाले क्वेश्चन आपको करना पड़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत। ले और उसको हम 17वें दिन भी अभी जारी रखेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लीनियर और डबल लाइनअप वाला। ज्योग्राफी की बात की जाए, अपने जनरल नॉलेज की बात की जाए, तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग बैंकिंग, बैंकिंग से संबंधित इंडियन इकोनॉमी आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। 17वें दिन अगर बात की जाए तो 17वें दिन आपको एप्टीट्यूड में ज्योमेट्री, 17वें दिन आपको ज्योमेट्री पढ़ना है। 17वें दिन आपको जब जियोमेट्री पढ़ना है तो उसको 18वें दिन भी जारी रखना है। 17 और 18वें दिन आपको एप्टीट्यूड में जियोमेट्री कंटिन्यू रखना है। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में आपको मैप्स वाला टॉपिक कंप्लीट करना होगा। जीके के अंतर्गत आपको यही चीज कंटिन्यू करना है। इंडियन इकोनॉमी आपको 17वें दिन भी कंटिन्यू करना पड़ेगी। 18वें दिन आपको ज्योमेट्री एप्टीट्यूड में कंप्लीट करना पड़ेगी 18वें दिन। और यहाँ पर आपको मैप्स हो गया, और जीके के अंतर्गत आपको अपॉइंटमेंट्स जितने भी हुए हैं करंट में, और रेजिग्नेशन जितने भी हुए हैं, और अवार्ड्स जितने भी हुए हैं, आपको मैप्स यहाँ पर 18वें दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है मैंने आपको बताया था, ये 2 दिन आपका चलेगा। तो इस प्रकार पूरा हमारा 18 दिन तक का शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में हमको क्या क्या कंप्लीट करना है, और जीके जीएस में क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपका अपॉइंटमेंट्स है, रेजिग्नेशन है, अवार्ड्स है, जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, जिसमें आपको जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नए जो नियुक्तियां हुई है, जितने भी लोगों ने रिजाइन दिया है, और जितने भी अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं सबसे संबंधित, या स्पोर्ट्स हो गया, फिल्म हो गया, वो आपको यहाँ पर देखने होंगे 18वें दिन। चलिए अब हम करते हैं दोस्तों 19वें दिन से हमको क्या क्या पढ़ना है। डे लिख लेते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और यहाँ पर लिख लेते हैं जीके जीएस। 19वें दिन 19वें दिन हमको क्या करना है, 19वें दिन हमको कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ पर सिंपली एप्टीट्यूड का रिवीजन करेंगे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिवीजन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 20वें दिन हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। 20वें दिन हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में भी रिवीजन करना है सेम, और यहाँ पर जीके जीएस में भी अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अब 20वें दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होता है दोस्तों आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करना है। जितने भी टॉपिक्स अभी आपने पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं एप्टीट्यूड के अंतर्गत। तो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, वर्क वेजेस एंड इफिशिएंसी पढ़ी थी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा था, ट्रेन बोर्ड्स एंड स्टीम पढ़ी थी, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, उसके बाद आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था दोस्तों, जियोमेट्री पढ़ी, और आखिरी में आपने रिवीजन करा था। तो ये पूरा कंप्लीट आपने डे 11 से डे 19 तक पढ़ा था। अब 20वें दिन आपको इन सभी टॉपिक के MCQ कंप्लीट करना है। MCQ आपके वही 100 से 150 MCQ हमको कंप्लीट करना है। वैसे ही रीजनिंग में आपके टॉपिक जम्बलिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट दोनों तरह के हो गए, सर्कुलर भी हो गया और आपका स्क्वायर भी हो गया। वैसे ही लीनियर और डबल लाइनअप वाला भी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करना था, मैप्स, और आखिरी में रिवीजन करा था। और जीके में भी मैंने आपको बता दिया था कि आपने इंडियन इकोनॉमी करी थी, अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको आखिरी में बताया था, वो कंप्लीट करा था। इसके बाद आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस भी देखे थे, साथ में जियोग्राफी भी कंप्लीट करी थी, और जितने भी करंट इवेंट्स हुए थे, करंट अफेयर्स संबंधित, वो कंप्लीट किए थे। तो ये सभी टॉपिक्स आपको रिवीजन करे थे आखिरी में, और अब इनके आपको छोटे छोटे मॉक टेस्ट देना है। तो ये आपका पूरा 20 दिन का कंप्लीट शेड्यूल हो गया है। अब आपको 21वें दिन से क्या करना है, अब मैं आपको पूरा 21वें दिन वाला शेड्यूल बताता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम आपको डे, यहाँ पर लिख लेते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस। अगर बात की जाए 21वें दिन, तो 21वें दिन हम बात करेंगे दोस्तों एप्टीट्यूड में मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। बात की जाए रीजनिंग में, तो यहाँ पर आपकी चलेगी दोस्तों पजल।
पजल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2019 में पजल ने सबको पजल कर दिया था। 22वें दिन भी ये दोनों मेंसुरेशन एप्टीट्यूड में कंटिन्यू रहेगा, रीजनिंग में पजल कंटिन्यू रहेगी। 21वें और 22वें दिन आपको जीके में क्या पढ़ना है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मतलब कुल मिला के आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जीके में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कुछ देखने पड़ेंगे। ज़्यादा टफ कंप्यूटर आता नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक दिन इसके लिए पर्याप्त होता है। 22वें दिन आपको क्या करना है जीके में, तो एब्रीविएशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एब्रीविएशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे संबंधित आपको जनरल नॉलेज पढ़ना होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों 23वें दिन। 23वें दिन की बात की जाए, 23वें और 24वें दिन, तो 23वें 24वें दिन आपको एप्टीट्यूड में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी 23वें और 24वें दिन, आपको कंटिन्यू रखना है ट्रिग्नोमेट्री। रीजनिंग में बात की जाए तो यहाँ पर रीजनिंग में आपको 23वें दिन डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, समय ज़्यादा लेते हैं डेटा सफिशिएंसी के एमसीक्यू। और 24वें दिन आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन में। स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको कंक्लूजन निकालना पड़ता है, लेकिन ये आपका डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है। इसकी आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना होगी इसके क्वेश्चंस राइट होने की। जीके की बात की जाए तो इसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। साथ में आपको 24वें दिन पर्सनालिटीज ऑथर इंडिया और वर्ल्ड, भारत के और दुनिया के आपको पर्सनालिटीज और ऑथर के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये 23वें और 24वें दिन का जीके का स्टडी का प्लान है। अब हम देखेंगे 25वें दिन से। अब हम बात करेंगे दोस्तों 25वें दिन का बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डे, यहाँ पर लिख लेता हूँ एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके। अब 25वें दिन हमको क्या पढ़ना है ये देखिए। तो एप्टीट्यूड के अंतर्गत 25वें दिन और 26वें दिन आपको जो टॉपिक लेना है वो एलिमेंट्री एल्जेब्रा, एलिमेंट्री एल्जेब्रा से संबंधित क्वेश्चन देखना है। और 26वें दिन भी इसको आपको कंटिन्यू करना है एलिमेंट्री एल्जेब्रा को। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में आपको कोर्स ऑफ एक्शन, 25वें दिन आपको कोर्स ऑफ एक्शन देखना है। और 26वें दिन आपको डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 25वें दिन आपको कोर्स ऑफ एक्शन और 26वें दिन आपको डिसीजन मेकिंग संबंधित क्वेश्चन देखना है। जीके में अगर बात की जाए तो स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक डेवलपमेंट, स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित क्वेश्चन, स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी संबंधित भी आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। 26वें दिन अगर बात की जाए तो इन्वायरमेंटल इश्यूज, इंडिया फ्लोरा एंड फौना, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज पे संबंधित आपको टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा 26वें दिन। अब यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों, हमने पूरा लगभग जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक रेलवे में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 27वें दिन। 27वें दिन जितने भी एप्टीट्यूड में मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई सा टॉपिक आपका कमजोर है, वीक है, तो आप उसको यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, आपका समय है। वैसे ही रीजनिंग में भी आपको यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। मिसलेनियस टॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए अलग से हम जब भी स्टडी मैं आपको डे वाइज बताऊंगा। तो डे वाइज में मैं आपको जब 27वें दिन पे पहुंचूंगा तो उस दिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर आपको 3-4 टॉपिक कौन से एक्स्ट्रा में तैयार करके रखने पड़ेंगे। जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, तो प्रोबेबिलिटी से कभी कभी क्वेश्चंस रेलवे में पूछ लिए जाते हैं। रीजनिंग में भी कुछ अलग टाइप की रीजनिंग कभी कभी पूछ ली जाती है आपको, तो वो आपको तैयार करके रखनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड में भी कुछ टॉपिक 3-4 टॉपिक तैयार करके रखने पड़ेंगे जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं। जीके में भी आपको ऐसा ही होगा कि आपको पुराने पेपर आपको थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरह का जीके कहाँ से और पूछा जा सकता है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 27वां दिन हमने इसलिए सेफ रखा है कि इस दिन आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगे कि आप जब प्रैक्टिस टेस्ट देंगे तो उसमें कोई कोई से टॉपिक ऐसे आते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 27 दिन हमने मिसलेनियस को लिखा है। अब 28, 29, 30 3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। डे 28, डे 29, डे 30, ये 3 दिन हमारे पास अब बचे हुए हैं। इस दिन हमको कोई सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस दिन हमको क्या करना है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जानने के लिए। यहाँ पर अब हमको फुल टेस्ट देना है, फुल लेंथ टेस्ट देना है। यहाँ पर अब ये बहुत ही VIMP चीज बताने वाला हूँ दोस्तों, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप टेस्ट देने में क्या गलती करते हैं और आपको किस तरह से टेस्ट देना है। सबसे पहले आपको 3 दिनों में पर डे
2 टेस्ट देना है। आप ये मान के चलिए पर डे आपको 2 टेस्ट देना है, ठीक है ना? 2 टेस्ट से ज़्यादा अभी मत दीजिए, 3 टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन फिर आपको समय आपके पास बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हमको सिर्फ टेस्ट देना नहीं है, हमको टेस्ट देने के साथ उसका एनालिसिस भी करना है। टेस्ट आपको किस तरह देना है? आपको 90 मिनट का जब आप टेस्ट देंगे, तो उस 90 मिनट के टेस्ट को देने में जितना समय लगा है, उतना ही समय आपको उसका एनालिसिस करना है। मतलब ये समझ के चलिए कि आपको एक टेस्ट में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि डेढ़ घंटे में आप उसको टेस्ट को देंगे और उतने ही 1.5 से 2 घंटे उसका एनालिसिस करेंगे। कि अगर आपके नंबर जितने भी कम आएंगे, जितने भी कम नंबर आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसके एनालिसिस को समय देना है। तो आपको ये मान के चलिए कि सिर्फ आप एक दिन में 2 टेस्ट अगर अच्छे से देंगे तो 2 टेस्ट ही दे पाएंगे। उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपके कमजोर टॉपिक निकलेंगे, जो समय बचेगा 2 से 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा, उसमें आपको उन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट टेस्ट उसी के बाद उठाना है आपको उसी दिन का। वैसे ही फिर अगले दिन आपको क्या करना है, जितने पिछले दिन आपने टेस्ट दिए थे, अच्छे से टॉपिक का आंसर भी कर लिया, कितने नंबर आए थे, उससे 2 से 4, 4 से 5 नंबर आपको 4 से 5 नंबर आपको ज़्यादा ही लाने हैं। अगर आपके ज़्यादा ही कम नंबर आए तो आपके 4 से 5 नंबर बढ़ना चाहिए। अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो 2 से 3 नंबर आपको डेली प्रोग्रेस लानी है। इस तरह ये समझ के चलिए कि 3 दिन आपको कंटिन्यू टेस्ट देना है। तो ये मान के चलिए कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैंने अभी आपको जो पूरा 30 डेज का स्टडी प्लान बताया दोस्तों, ये बहुत ऊपर से बताया है। इसका डे वाइज अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं आपको डे वाइज जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक, मैं आपको कंप्लीट एक एक दिन का एक एक वीडियो बना के, जिसमें मैं आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके जीएस के शॉर्ट में पढ़ा भी दूंगा और शॉर्ट में क्वेश्चन भी करा दूंगा। एप्टीट्यूड और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, 4-5 क्वेश्चन भी करवा दूंगा डे वाइज। जीके जीएस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जिस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वेश्चन कंप्लीट भी करा दूंगा। जैसे कि जो भी टॉपिक मैंने बोले थे, अगर पॉलिटी बोली थी तो उस दिन पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो कंप्लीट करा दूंगा। डिवाइस आपको वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे हम पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हमको डिवाइस पूरा बनवा दीजिए, डिवाइस पर एक एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं 2025 में जनवरी में ये पूरी सीरीज आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा और वो यहाँ पर ऊपर आई के बटन पे भी हम जोड़ देंगे जब वो सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आप ये बनवाना चाहते हैं या नहीं बनवाना चाहते हैं। और आपका जो भी डाउट है रेलवे एनटीपीसी 2025 से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में भी आपका जोन लिख के जरूर पूछिएगा। आरआरबी एनटीपीसी लिखिएगा और आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, चाहे वो भोपाल हो, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, जिस भी जोन से फॉर्म भरा है वहां पर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपका जो भी डाउट है रेलवे एनटीपीसी 2025 परीक्षा से लेकर वो पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जाने से पहले वीडियो को। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।